नमस्कार, मैं अनीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी 2024 की नई भर्ती को लेकर 2023 में आयोजित एसएससी जीडी परीक्षा के कुल 76 शिफ्ट का प्रश्न पत्र का हल। देखो भाई, आज है हमारा वीडियो नंबर 28, यानी इससे पहले हम लोग कुल 27 वीडियो देख चुके हैं। जो भी शुरुआत से मेरे भाई जुड़े हुए हैं चैनल के साथ पहले वीडियो से, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, क्योंकि उन्होंने अब तक 27 वीडियो कर रखी है और उनको आइडिया लग गया है कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में किस प्रकार के जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो कि सबसे अगर मुश्किल माना जाए ना एसएससी जीडी में, तो है आपका जीके सेक्शन। यहाँ से प्रश्न काफ़ी आपके गलत हो जाते हैं, बहुत सारे प्रश्न छूट जाते हैं। ठीक है, तो आपको एक काम तो करना होगा, जितने भी प्रीवियस ईयर हुए हैं एसएससी जीडी का उसको देखना होगा। और इसी को लेकर मैं आप लोग के लिए आज वीडियो नंबर 28 लेकर आ गया हूं। इससे पहले मैंने 27 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर का हल करा रखा है। तो जो भी आज पहली बार चैनल पे आए हैं उनका एक काम है, और उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर नौकरी लेना है, जीके में नंबर अच्छा करना है, मार्क्स बढ़ाना है, तो पहले नंबर वीडियो से ज़रूर वीडियो को देख लेना है। प्लेलिस्ट आप लोग के लिए ही बना कर रखा गया है, तो ज़रूर मेरे भाई इन सारे वीडियो को देख लेना एग्ज़ाम से पहले, तब जाकर मेरे से बात करना कि आपका इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ, मॉक लगाते हो, मॉक लगाओ, आप मॉक लगाओ, सप्ताह में 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, जितना लगा सकते हो उतना मॉक लगाओ। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इग्नोर कभी भी मत करना। किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पकड़ होना चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। आज बता देते हैं किस डेट का पेपर देखने वाले हैं। 23 जनवरी का पेपर है 2023 का, चौथे शिफ्ट का, याद रखना। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। और आप लोग जितना सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब चैनल शुरू किया था, पढ़ाना शुरू किया था यूट्यूब पे, तो 0 सब्सक्राइबर से शुरू किया था, और आज आप लोग की सपोर्ट की वजह से 5000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। 5000 बच्चे जुड़ चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, तो इस सपोर्ट को और थोड़ा बढ़ाइए, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करो मेरे भाई इस वीडियो को। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है देखा जाए फटाफट। तो देखो भाई, पहला सवाल पूछा गया, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे किस स्थिति के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बार बार पेपर में देखने को मिलता है यह प्रश्न, याद रखना। इसको बोला जाता है व्यापार अधिशेष। जब निर्यात जो है आयात से अधिक हो जाए तो उस स्थिति को व्यापार अधिशेष के नाम से जानते हैं भाई, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न, आप लोग बोलोगे कि यह करेंट अफेयर्स का सवाल है। पढ़ते हैं प्रश्न। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले किसके नाम से जाना जाता था। बिल्कुल करेंट अफेयर्स का सवाल नहीं है, अब आपके ट्रेडिशनल जीके बन चुका है। देखो, जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुरू हुआ, उसके जो पहले नाम था वो नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, याद रखना। ठीक है, यानी खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया है, याद रखना। ठीक है मेरे भाई, अगला प्रश्न पूछा गया, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। बिल्कुल आसान सा सवाल है, लेकिन ऑप्शन में एक 25 ईयर रहता ना, और एक ऑप्शन में 30 ईयर, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते। लेकिन याद रखना, लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, अगर राज्यसभा पूछेगा तो 30 वर्ष बता देना। ठीक है, 30 वर्ष बता देना। अगर राज्यसभा के सदस्य का न्यूनतम आयु पूछे तो कितना बता देना, 30 साल, और लोकसभा का पूछे तो 25 साल बताना। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखो भाई, अगला सवाल पूछा गया कि बर्मी जो है भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है। ये जो बर्मी भाषा है वह किस पड़ोसी, हमारा जो पड़ोसी देश है, कौन सा पड़ोसी देश का है बर्मी भाषा है, याद रखना मेरे भाई। म्यांमार इसका राइट आंसर होगा। म्यांमार में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो बर्मी बोली जाती है। नेपाल में तो नेपाली होगा। भूटान का राजधानी कहाँ है, तो थिम्पू है। ठीक है, अभी दरोगा में पूछा था कि भूटान की मुद्रा क्या है। मेरे भाई बताओ, भूटान की मुद्रा क्या है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दो। भूटान की मुद्रा क्या है, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ। अभी हाल ही में बिहार दरोगा में यह सवाल पूछा गया है, भूटान की मुद्रा। ठीक है, अगला सवाल बता दो, अप्रैल 2022 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नामित किया गया था। अप्रैल 2022 में दिल्ली के मुख्य सचिव के रूप में किसे नामित किया गया था, तो याद रखना नरेश कुमार अभी भी हैं, याद रखना मेरे भाई, नरेश कुमार अभी भी मौजूद हैं। अगला सवाल देखो, भारत में शरद का मौसम निम्नलिखित में से किस महीने के अंतराल के अंतर्गत आता है। देखो भाई, जो शरद मौसम होता है वो हमारे भारत में, प्यारा भारत हमारा देश, अक्टूबर से नवंबर महीना के बीच में शरद का मौसम आता है, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखना मेरे भाई। अभी तो ठंडी का मौसम चल रहा है, तो आपको यह प्रश्न अच्छा से याद होगा। देखो भाई, सवाल पूछा गया कि विश्वरूपम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसको दिया गया था। याद रखना भाई, पंडित बिरजू महाराज को दिया गया। पंडित बिरजू महाराज
कथक नृत्य से संबंधित है। याद है ना कितना इनके बारे में मैंने बता रखा है। कथक कथक कहाँ का है तो उत्तर प्रदेश का है। कथक नृत्य से जुड़े हैं बिरजू महाराज और उत्तर प्रदेश का संबंधित है कथक नृत्य से, ये भी याद रखना मेरे भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देख लो, किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है। दाब और पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है। देखो भाई इसका सही उत्तर होगा स्थान का अक्षांश और ऊंचाई। इंपॉर्टेंट सवाल है, भूगोल पढ़ते हो ना, वहाँ से यह पेपर में उठाया गया प्रश्न है, ठीक है। तो किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र स्थान का अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाए, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे भाई। देखो भाई सवाल पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बताओ इस प्रश्न का उत्तर कौन नहीं दे पाएगा। तो 1885 में। कुछ कुछ आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जो सारे बच्चे उसका आंसर देते हैं और कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसका लगभग 70 से 80% बच्चे दे पाते हैं और कुछ ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि केवल 10% बच्चे दे पाएंगे और जो वो 10% वाला प्रश्न को पकड़ लिया समझो उसकी नैया पार हो गई मेरे भाई, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है और समझना है कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। देखो तो इसका सही उत्तर होगा 1885 में। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया। कमेंट बॉक्स में जल्दी छापो तो किसके द्वारा और कहाँ पर किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस जगह पर किया गया और किसने किया था, कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दो। अगला सवाल पूछा गया, कंपनी संशोधन विधेयक 2020 में आया था, कल लोकसभा में किस मंत्री द्वारा पेश किया गया था। तो याद रखना ये जो अनुराग ठाकुर है बीजेपी के लीडर हैं, याद रखना। तो कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा में अनुराग ठाकुर के द्वारा पेश किया गया था, याद रखना। अगला सवाल पूछा गया, देखो भाई 11 नंबर सवाल पूछा गया है कि अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्य और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करते हैं। यानी राष्ट्रपति के बारे में पूरा जानकारी कहाँ से कहाँ तक के अनुच्छेद में प्राप्त है। मैं बता दूं भाई कि देखो ये जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होता है ना, बिहार एसएससी सेम क्वेश्चन है, उसमें भी पूछा गया है। सेम आपके ऑप्शन, सेम लैंग्वेज, बिल्कुल वहाँ से कट कॉपी पेस्ट करके आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 में पूछा गया यह प्रश्न है, तो ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आएगा ही आपके पेपर में। इसका सही उत्तर होगा 52 से लेकर 62 तक के अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बताता है, कार्य और उनके कार्यकाल के बारे में, निर्वाचन किस प्रकार से होगा, पुनर्निर्वाचन कैसे होगा और राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लग सकता है। याद रखना महाभियोग का अनुच्छेद कितना है, 61 है, याद रखना। राष्ट्रपति पे महाभियोग का अनुच्छेद कितना है, 61 है, याद रखना, ठीक है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है एसएससी जीडी के ही एग्जाम में। अगला सवाल देखा जाए, देखो भाई सवाल पूछा गया कि भगवान महावीर ने किस वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक जंगल में रहने चले गए। देखो भाई जब यह प्रश्न आया था तो बहुत सारे बच्चों ने क्या मारा, 29 साल, ठीक है। लेकिन याद रखना राइट आंसर इसका क्या है, 30 साल है। तो भगवान महावीर ने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वे एक जंगल में रहने चले गए थे, याद रखना। इसका राइट आंसर 30 ईयर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध, धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होता है। बस थोड़ा सा आप नियम के बारे में जानकारी रखना, ठीक है। जूल का नियम, हुक का नियम, फैराडे का नियम, कूलम्ब का नियम, जहाँ से भी आप साइंस का तैयारी करते हो वहाँ से देखना है। ये सारे नियम को एक बार कॉपी पे नोट करना और इसको बार बार रिवीजन करना, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भाई जूल का नियम। जूल का नियम बताता है कि विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध, धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के अनुपाती होता है, समानुपाती होता है। कौन, जूल का नियम हमें बताता है। अगला सवाल देखो, ड्री जो भी मेरा कम्युनिटी पोस्ट देखता है चैनल पे उसको यह प्रश्न भली भांति याद हो गया होगा, क्योंकि मैं जो भी प्रश्न नया रहता है उसको कम्युनिटी पे डालता हूँ। तो आप लोग कम्युनिटी टैब को भी ज़रूर चेक करना चैनल पे, वहाँ आपको बढ़िया बढ़िया प्रश्न मैं देता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। जो काफ़ी अच्छे लेवल के प्रश्न हैं उनको मैं कम्युनिटी पोस्ट पे कर देता हूँ और बहुत सारे बच्चे 700-700 बच्चे उसका आंसर भी करते हैं, ठीक है।
चलो देखो, ड्री उत्सव जो है अरुणाचल प्रदेश का है, याद रखना। यह किस महीने में मनाया जाता है? तो जुलाई के महीना में मनाया जाता है ड्री उत्सव। याद रखना, ड्री उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और किस महीना में? तो जुलाई के महीना में मनाया जाता है। ठीक है, अब आएगा प्रश्न तो उड़ा देना। ठीक है, अगला प्रश्न मेरा भाई देखो, साइंस से पूछा गया, केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को किससे अलग किया जाता है? बिल्कुल आसान सा सवाल पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका द्रव्य। देखो, केंद्रक झिल्ली जो है इसके द्वारा केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग किया जाता है। देखो भाई, यह सवाल जो पूछा गया है इसमें लगभग 80% स्टूडेंट जो थे उन्होंने गलत आंसर किया होगा या फिर उसको छोड़ दिया होगा। देखते हैं ये भाई ने क्या उत्तर दिया। देखो भाई, इसने क्या उत्तर दिया था? ऑप्शन नंबर 3। तो मैं बता देना चाहता हूँ, यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपको मॉक में नहीं देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? सीधे एग्जाम में मिलते हैं। और एग्जाम में देखने से पहले अगर आपको मन है देखने का तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिल जाएंगे। ठीक है, देखो सवाल पूछा गया कि व्यापार का वह शेष होता है जिसमें निर्यात की गई घरेलू वस्तुओं का मूल्य आयातित विदेशी वस्तुओं के मूल्य से अधिक होता है। ठीक है, यानी घरेलू वस्तुओं का मूल्य जो आयातित विदेशी वस्तुओं के मूल्य से अधिक होता है वो उसको बोलते हैं अनुकूल बोलते हैं। याद रखना, अनुकूल उसको बोलते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, देखो अगला सवाल क्या पूछा गया। सवाल नंबर 17 में आ गए हम लोग। किसके दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई थी? पंचवर्षीय योजना पढ़े हो ना, तो इसका उत्तर पता है? देखो मेरे भाई, इसका सही उत्तर होगा भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का यह लक्ष्य था औद्योगिकरण का। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन जून 2022 में पंजाब के संगरूर निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य बने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिमरनजीत मान सिंह। हालांकि यह सवाल नहीं पूछना चाहिए, बार बार आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में एक प्रश्न इस प्रकार का पूछा जा रहा है। कभी केरल से पूछा जा रहा है, कभी बिहार से पूछा जा रहा है, कभी पश्चिम बंगाल से पूछा जा रहा है। हालांकि मेरा मानना है कि कुछ इस प्रकार का प्रश्न पेपर में नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, पंजाब के संगरूर निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य कौन बने हैं? तो सिमरनजीत सिंह मान बने हैं, याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न 19 नंबर सवाल देखो, तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया था? देखो, इसका आयोजन तो लखनऊ में किया गया था, तो राइट आंसर लखनऊ होगा। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखो, स्वामी विवेकानंद की जन्मदिन कितने तारीख को मनाई जाती है? 12 जनवरी को मनाया जाता है और 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में, याद रखना है। ठीक है, कब? 12 जनवरी। और यह प्रश्न बार बार पेपर में आता है। अब ज़रा कमेंट बॉक्स में बताओ, 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है भारत में? 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताना मेरे भाई। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में एकदम बताना है उत्तर। नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तैयारी कैसी चल रही है आपकी। ठीक है, सवाल अंतिम है और अंतिम सवाल है, तो फटाफट जितने भी सवाल पूछे गए उन सारे प्रश्न का कमेंट बॉक्स में उत्तर छापो। वीडियो को लाइक करो, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि हिंदी का भी मस्त मस्त वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टॉपिक वाइज करा दूंगा। ठीक है, टॉपिक वाइज तैयार करवा रहा हूँ क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ आपके एग्जाम से पहले। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा वो सारे वीडियो, सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न फंसेंगे वहाँ से। तो ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा लेना। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल से तो जुड़ ही जाओ, टेलीग्राम चैनल से जल्दी से जुड़ जाओ। देखो, यह सवाल क्या पूछा गया। संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 में कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 8। कितना है? 8। अभी 9वां का चर्चा चल रहा है। ठीक है, 9वां का चर्चा चल रहा है, याद रखना। ठीक है, और 8 को मान्यता प्राप्त है, याद रखना। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है कि आपको मस्त वीडियो लगा होगा, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 20 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के बीच। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे भाई। ठीक है।